डेली बाय डेली आप रात्रि के 8 बजे हमारे साथ अवश्य जुड़ जाएं लाइव सेशंस में। आइए देख लेते हैं आज कुल 40 क्वेश्चनों को। कल हमारे साथ जो 8 बजे का क्लास होगा उसमें हम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन अर्थात जीएस देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। प्रतिजीव पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिजीव पेनिसिलिन जो है वह कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्प समय में अधिकतम क्वेश्चंस देने की प्रयास हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपसे की जाएगी। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रतिदिन 8 बजे हमारे सेशन के साथ जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, रात्रि 8 बजे। निम्नलिखित में से कौन सी चीज एक जीन का गठन करती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी चीज है जो एक जीन का गठन करती है। यह एक मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चीज जीन का गठन करती है। राइट आंसर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपने चौथे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न है कि जीन शब्द को गढ़ने से संबंधित व्यक्ति का नाम कौन है, यानी वह कौन व्यक्ति है जिन्होंने जीन शब्द दिया था। सही आंसर चौथे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि जीन है, डीएनए का एक भाग है, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग है। उपरोक्त में से सभी के सभी सही आंसर है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जीन एक प्रकार का डीएनए का एक भाग है। डीएनए का भाग हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं माना जाता है। फिर से एक बार प्रश्न दोहरा लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है। बीज का पीला एवं हरा भाग, उसके बाद सीमावर्ती और अक्षय फूल, या उसके बाद चिकना और खुरदरा तन्ना, मटर के पौधे की लंबाई और बौनी। याद रखेंगे दोस्तों कि बीज का पीला एवं हरा रंग ये उसका लक्षण है। सीमावर्ती और अक्षय फूल जो है इसका भी लक्षण है। मटर के पौधे की लंबी और बौनी की ऊंचाई यह भी उस मंडल के द्वारा दिए गए जो नियम था आनुवंशिकी उसमें पाया गया था, लेकिन चिकना और खुरदरा इससे संबंधित नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। प्रश्न 7वां, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। सही आंसर है योग्यतम, यानी कि वही जीव सबसे अधिक दिनों तक रुक पाता है जो सबसे योग्य होता है। यह चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है जैव विकासवाद का सिद्धांत देने वाले हैं और इन्हीं के द्वारा द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी गई थी। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है 8वां नंबर कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी मानवीय रोग है या कोई मानवीय रोग ऐसा है जो विश्व के बहुत अधिक क्षेत्र पर फैल जाता है, उसको किस नाम से जानेंगे। दोस्तों एंडेमिक जो होता है वह किसी विशेष जाति समुदाय में फैलता है। उसके बाद जो एपिडेमिक होता है बृहद क्षेत्र पर होता है और जो पैंडेमिक होता है वो पूरे विश्व लेवल पर होता है। तो यहाँ पर बृहद क्षेत्र हमसे पूछा गया है, तो बृहद क्षेत्र का मतलब होता है एपिडेमिक, यानी कि पैंडेमिक नहीं। पैंडेमिक अगर होता है तो पूरे विश्व पर, बृहद मतलब अधिक क्षेत्रों पर हो जाएगा, तो इसको एपिडेमिक के नाम से जाना जाएगा। 8वें का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है। 9वें का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स ये तीनों के तीनों जो है विषाणु से होने वाले रोग हैं। अगर विषाणु से नहीं होने वाला रोग है तो उसका नाम है रिंडरपेस्ट, जो ऑप्शंस में दिया गया है वह इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है, तो रिंडरपेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और 10वां नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्लेग को आमतौर पर और किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न आपके सामने है कि श्वेत जो प्लेग है उसको और किस नाम से जाना जाएगा। 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षय रोग को श्वेत प्लेग के नाम से जाना जाता है। यानी कि श्वेत प्लेग का आमतौर से, यानी कि सामान्य भाषा में लोग अपने बोलचाल में जो बोलते हैं क्षय रोग अर्थात टीबी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट्स नामक
इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? यहाँ पर नामक कर दिया जाएगा। प्रश्न है कि डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षय रोग के इलाज के लिए डॉट्स नामक इलाज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संबंधित है? डी से डिप्थीरिया होता है, टी से टेटनस होता है और पी से पर्ट्यूसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्न को कि डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित है? तो डीपीटी वैक्सीन में पी जो है पर्ट्यूसिस से संबंधित है। 12 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लीजिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कुष्ठ रोग को डैश नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाएगा? एंजाइमा, हेंसेन, गौचर, हॉजकिन। याद रखेंगे कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाएगा? हेंसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग को हेंसेन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कल जो है 8 बजे जीएस के सेशंस चलेगा, तो जीएस के सेशंस में अवश्य आप जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और क्वेश्चन कल का बिल्कुल तगड़ा होगा। बिल्कुल आपको देखने से लगेगा कि हाँ वाकई में क्वेश्चन में दम ही नहीं बल्कि महादम आपको नजर आएगा। तो जरूर आप कल 8 बजे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा इसी समय पर डेली बाय डेली। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का जो विषाणु है निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को प्रभावित करेगा? सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। याद रखेंगे एड्स का विषाणु हीमोग्लोबिन को जो है हीमोग्लोबिन की वृद्धि को प्रभावित करता है, वरना आप रक्त टी कोशिका मत कर दीजिएगा। टी कोशिका जो है प्रभावित होती है लेकिन किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो हीमोग्लोबिन के वृद्धि को मान को रोक देता है एड्स का विषाणु। आगे बढ़ते चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? प्रश्न आपके सामने है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? 15वें का सही आंसर हो जाएगा एड्स रोग की जांच के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि पोलियो के टीका का खोज किसके द्वारा किया गया? यानी किसने पोलियो के टीका का खोज किया था? प्रश्न आप देख रहे हैं 16 नंबर। याद रखेंगे दोस्तों पोलियो के टीका का खोज अगर कहा जाए तो उस समय जॉनसन यानी कि जोनास साल्क हैं, यानी इनको जोहान साल्क भी कहीं कहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी साल्क आपको नजर आ रहा है, आंसर आप कर दीजिएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए इसका 16 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 है पोलियो के टीका का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 17वां नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? याद रखेंगे प्रश्न है कि भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा पोलियो के ग्रस्त देशों की सूची से निकाल करके बाहर कर दिया गया? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2012 में जो है भारत को पोलियो की जो ग्रसित होने वाले सूची है उससे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। 2012 इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? प्रश्न है कि डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होगा? 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडिज एजिप्टी के द्वारा। याद रखेंगे डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है, ये अगर प्रश्न पूछता है सही आंसर हो जाएगा एडिज एजिप्टी के द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि चेचक होने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न देख लेंगे चेचक होने का कारण निम्नलिखित में से आप किसको मानेंगे? याद रखेंगे दोस्तों ये जो प्रश्न का ऑप्शंस है कि चेचक होने का कारण कौन है, वेरिओला या रूबियोला, वेरिओला, वेरिशेला या फिर मिक्सो। सही आंसर हो जाएगा कि चेचक होने का कारण मुख्य रूप से वेरिओला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 20वां नंबर क्वेश्चन किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? अगर देखने की बात करें तो निम्नलिखित में से वह कौन सा रोग है जिसका उन्मूलन पूरी तरीके से कर दिया गया है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा चेचक। याद रखेंगे किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा चेचक रोग का पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर आपने भी चुना होगा या नहीं तो आप याद अब इसको अवश्य रखिएगा।
जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, या संचालित नहीं संचारित हो जाएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जीका वायरस जो है मनुष्य में मच्छरों के काटने की वजह से यह फैलता है। 21 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए देखते चलते हैं, आपके पास 22वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। याद रखेंगे, इबोला निम्नलिखित में से किसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप के लिए, बांग्लादेश में एक विषाणु रोग के लिए, ISIS द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों कि इबोला जो है यह शब्द प्रयोग किया जाता है पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप के लिए, जो है इबोला शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है और रुधिर कणिकाएं होती हैं। इस रुधिर कणिकाओं में जो है WBC होता है, RBC होता है और प्लेटलेट्स होता है। जब किसी मनुष्य में WBC की संख्या एकाएक बढ़ने लगती है तो उस स्थिति को हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं, और इसी ल्यूकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाएगा, ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि रक्त में RBC देंगे, RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। जब WBC बढ़ता है दोस्तों तो उस समय ब्लड कैंसर यानी कि जो हमने आपको ऑप्शन नंबर बताया था ल्यूकोमिया हो जाता है। लेकिन जब RBC का मान बढ़ने लगता है शरीर में तो उस स्थिति को हम लोग इसमें से क्या जानेंगे। सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको पॉलीसाइथेमिया के नाम से जाना जाता है। रक्त में RBC की बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, पॉलीसाइथेमिया, इसको सही आंसर के रूप में हम लोग चुनेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि श्वेत फुफ्फुस रोग कहाँ पाया जाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग कहाँ पाया जाएगा। कागज उद्योगों के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में, या पीड़कनाशी उद्योग के कर्मचारियों में। तो दोस्तों प्रश्न था कि श्वेत फुफ्फुस रोग कहाँ पाया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 25वें का ऑप्शन नंबर ए, कागज उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते चलिए, अपना 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक इसके अंतर्गत मनुष्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन वह एक है जिसके अंतर्गत मनुष्य के बारे में अध्ययन किया आपको कराने के सहायक होता है। मनुष्य में एक वह निम्नलिखित में से कौन है जिसके अंतर्गत हम लोग मनुष्य के बारे में अध्ययन करते हैं। 26 का सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। याद रखें, निम्न में से एक किसके अंतर्गत हम मनुष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मनुष्य के बारे में अध्ययन करते हैं। 26 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित किया गया था। जो मौखिक पोलियो वैक्सीन है वह किसके द्वारा लिया गया था। दोस्तों इसमें जॉन साल्क आंसर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोलियो का जो टीका है जो उसको सुई के माध्यम से लिया जाएगा उसको खोज करने वाला जॉन साल्क है। लेकिन अगर वैक्सीन कहा जाए कि ओरल वैक्सीन जो है मौखिक दवा के रूप में किसने इसको विकसित किया था, उस समय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्बर्ट साबिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित किया गया था। सही आंसर है अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन को प्रतिपादित किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। थोड़ा इसको छोटा करने की जरूरत है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों देखते चलते हैं, प्रश्न आपके सामने है। 28 नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए जो कोड है उसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही आंसर है दोस्तों, यहाँ पर पहले देख लेंगे, हम सजाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर कवच वाला जीव आया, याद रखेंगे सी नंबर। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास कीट आता है, कीट के बाद सरीसृप आया और सरीसृप के बाद अंत में हम लोग जो हैं स्तनधारी के रूप में यहाँ पर विकसित किए हैं।
3 2 1 4 यानी सबसे पहले कवच वाले जीव, फिर उसके बाद कीट आए, कीट के बाद सरीसृप आए और सरीसृप के बाद में जो है स्तनधारी आए। तो 3 2 1 4 इसमें खोजने की कोशिश करेंगे। कहाँ है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर होगा। 3 2 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? दोस्तों प्रश्न आपके सामने है कि मछली से प्राप्त होने वाला जो कॉड लिवर होता है उसमें कौन सा विटामिन भारी मात्रा में पाई जाती है? 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रख दिया गया है। सही आंसर है कि मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल में जो विटामिन समृद्ध रूप से पाया जाता है वह विटामिन ए और विटामिन डी हो जाएगा। यानी कि मछली के तेल से समृद्ध रूप से कॉड लिवर में हम लोग को ए और डी प्राप्त हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं किया गया है? याद रखेंगे, रेटिनॉल जिरेप्थोमेलिया होता है, सही बात है। टोकोफिरोल से मुझे नहीं लगता है कि ये होगा। टोकोफिरोल तो विटामिन ए का नाम है और विटामिन ए से बेरी बेरी नहीं होता बल्कि विटामिन बी का एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसी के द्वारा बेरी बेरी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसको गलत किया गया है, बाकी सबके सब सही मिलाए गए हैं। तो ऑप्शन कह रहा था, प्रश्न कह रहा था निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं किया गया है? सही आंसर है टोकोफिरोल को बेरी बेरी होता है, ऐसा नहीं है। आइए बढ़ते चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? प्रश्न है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक जो भोजन हो उसको हम लोग बेहतर क्यों मानते हैं? कार्बनिक भोजन को मनुष्य के लिए बेहतर क्यों माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे रासायनिक एवं सिंथेटिक कीटनाशक का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। इसे रासायनिक एवं सिंथेटिक कीटनाशक का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। यही कारण है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर माना गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम डेली बाय डेली आप सभी के लिए सेशंस लेकर के उपस्थित हो पाएं। बीएसएससी इंटर लेवल के एग्जामिनेशंस की घोषणा कभी भी हो सकती है, उसके डेट का। टीआरई 4 का एग्जाम्स कभी भी जो है आपको घोषित किया जा सकता है, नोटिफिकेशन आ सकते हैं। वहीं पर बात करें कि बीपीएससी 17वीं का फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में किसे जाना जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा पोषक तत्व है जिसको हम लोग पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व जानेंगे? एनपीके याद रखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये जो होते हैं पौधों के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट प्राथमिक जो है प्राइमरी पोषक तत्व के रूप में जाने जाते हैं। उम्मीद करेंगे कि इसका आंसर आप चुन चुके होंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? याद रखेंगे, गैल भैंस पानी में, याद रखेंगे तो भैंस यहां पर चुन लेंगे तो बी और सी। याद रखेंगे विटामिन जो है पानी में घुलनशील है तो भैंस जो है पानी में चली जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपने चुनने की कोशिश किया तो इसका सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी परिवार नियोजन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा कॉपर टी। याद रखेंगे कॉपर टी जो है अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है, यह अस्थायी नहीं होता है, अर्थात कॉपर टी को हटाया भी जा सकता है। आगे बढ़ते चलते 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में जल का अवशोषण किसके द्वारा हो सकता है? ऑप्शन से आपके सामने कुछ कथन दिए गए, उस पर ध्यान दीजिएगा। ब्रिक में, ब्रिकीय नलिका में, उसके बाद यकृत में यकृतीय कोशिकाओं से, बृहदांत्र में और अग्नाशय वाहिनी से। याद रखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसमें जो 1 और 3 नंबर ऑप्शन है ना, कि किसके द्वारा पानी को क्या किया जा सकता है, अवशोषित किया जा सकता है, जल को अवशोषित किया जा सकता है, तो वो है आपका ब्रिक में ब्रिकीय नलिका द्वारा और बृहदांत्र से। ये 1 और सी के द्वारा जो जल का अवशोषण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? 36 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? 36 का सही आंसर है पीयूष ग्रंथि को जो है हम लोग रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि के रूप में जानते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, रजो चक्र का नियमन करने वाले ग्रंथि कौन है? सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 37वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है?
प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि के रूप में नहीं जाना जाएगा? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पित्ताशय। याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग ग्रंथि नहीं है, तो बाकी जो अधिवृक्क देख रहे हैं वो भी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, जिगर भी ग्रंथि है, लीवर, लेकिन पित्ताशय जो है एक ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि मीबोमियन ग्रंथि किससे संबंधित होता है? तो मीबोमियन जो ग्रंथि होती है वह दोस्तों 38 का ऑप्शन नंबर ए, आंख से संबंधित होने वाली ग्रंथि का नाम मीबोमियन ग्रंथि के नाम से हम सभी जानेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा और प्रश्न 39 नंबर बहुत ही खूबसूरत है। प्रश्न कहता है कि पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? प्रश्न है कि पैंक्रियाज की जो कोशिकाएं होती हैं जिसके द्वारा इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है उसको हम लोग निम्नलिखित में से किस नाम से जानेंगे? 39 का सही आंसर हो जाएगा कॉपर एपिडिडायमिस जो है उसको हम लोग पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्पस एपिडिडायमिस के नाम से जानेंगे। अगला 40 नंबर क्वेश्चन और आज के सेशन का अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? देखेंगे साफ रक्त जो है फेफड़े से हृदय की तरफ लेकर के जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारा, एक बार देख लेंगे, ये हमारा जो होता है वह इस तरीके से हृदय रहता है और हृदय की इस तरह से कर दिया जाता है, यहाँ से ऐसे तोड़ दिया जाता है। तो फेफड़ा से क्या हो जाए, फेफड़ा से हृदय में, इसको लेकर के फेफड़ा से उधर से लेकर के हृदय में पानी रक्त को डब कराता है। ऐसा करने वाला फुफ्फुस शिरा होता है। आगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। डेली बाय डेली हमारे साथ 8 बजे जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।